हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल। अगर आपने इसके पिछले वाले पार्ट नहीं सुने हैं तो उसे भी जाकर सुन ले, कहानी अच्छे से समझ में आएगी। पिछले भाग में हमने सुना रौनी प्रथा से नंबर लेकर वहां से चला जाता है। रुद्र के बाबूजी अपने गांव से रू मेंशन आते हैं। वो रुद्र की शादी करने के मकसद से ही आए थे। रुद्र ईशा को लेकर अपने घर जाता है। ईशा उसके बाबूजी को बहुत ही पसंद आती है और वो शादी के लिए मान जाते हैं। अब आगे। रात के 9 बजे ईशा रुद्र के कमरे में थी, लेकिन रुद्र का कहीं भी अता पता नहीं था। ईशा अपने बैग से अपना पहले पुराना वाला कपड़ा निकाली और झट से बाथरूम में घुस गई। फिर उसने अपना मेकअप साफ किया। पहले ही उसने ज़्यादा मेकअप लगाने से मेकअप वाली को रोक रखा था, इसलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, रुद्र उसे सोफे पर बैठा कमरे में देखा। ईशा आकर उसके बगल में बैठ गई। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और अब वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुकी थी। उसने बड़े ही मासूमियत से कहा, मैं आपको क्या बुलाऊं? रुद्र ने ईशा को एक पल देखा और वापस अपने लैपटॉप पर देखते हुए बोला, जो तुम्हारा मन चाहे। ईशा ने मन ही मन कहा, राक्षस, डेविल, सनकी, साइको, खड़ूस, नीम, करेला। तभी उसकी सोच पर विराम लग गया। रुद्र ने उससे कहा, ये सब भी ठीक है, मैंने कहा ना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बुलाओ। उसकी बात को सुनकर एक बार तो ईशा कंफ्यूज हो गई। अभी अभी ये बात अपने मन में सोच रही थी या जोर से बोल रही थी, और वो रुद्र को देख रही थी मानो उससे पूछ रही हो, मैंने तो मन में सोचा था। रुद्र उसकी मनोदशा को समझते हुए बोला, जो भी बोलना थोड़ा प्यार से बोलना। राक्षस, डेविल, साइको, नीम, करेला वगैरह वगैरह, यही तो है ना मेरा नाम, जो तुम्हें काफ़ी पसंद है। वैसे पहली मुलाकात वाला नाम भी अच्छा है। और तभी ईशा को होटल वाली बात याद आ गई। उसने रुद्र को मिस्टर डेविल कहा था। वो सब छोड़िए, आप ना वीडियो डिलीट कर दीजिए ना। वैसे भी मैं आपकी सारी बातें मान तो रही हूँ और आगे भी मानूंगी, प्रॉमिस। इतना कहते हुए ईशा अपनी 2 अंगुलियों को अपने गर्दन पे रख लेती है, जैसे वो छोटे बच्चे की तरह कसम खा रही हो। और वो सोफे से उठकर रुद्र के लैपटॉप के सामने आकर टेबल पर बैठ जाती है। रुद्र उसकी इस क्यूट सी मासूमियत को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। ये लड़की, ये कितना मुझे बेवकूफ़ समझती है। क्या मैं इसे जानता नहीं? इसके रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, और इसे लगता है कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। पागल। लिया जब रजनीश के साथ रात के 9 बजे घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को किसी के साथ बात करते हुए सुना। उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो औरत उसकी माँ के ऊपर चिल्ला रही थी, दो जवान बेटियों की माँ होने के बावजूद भी तुझे पता नहीं है कि बेटियों को कैसे संभाला जाता है। इसी उम्र में बेटी के ऊपर लगाम लगाए जाते हैं, वरना बेटी हाथ से निकल जाती है। चलो, बड़ी का तो समझ में आता है, उसे घर का सामान खरीदना होता है, कभी कभार ऑफिस में देरी हो जाया करती है। लेकिन ये छुटकी, ये कहाँ है? अब क्यों तेरे जुबान को ताला लग गया? ऐसे तो बड़ा ही चिल्लाती और चपड़ चपड़ करती है। उस औरत की आवाज़ सुनकर लिया का पैर दरवाजे तक ही सिमट गया। उसे समझ आ गया कि अंदर कौन है जिसके सामने उसकी माँ की जुबान नहीं चल रही है। उसने रजनीश को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बोली। ये सुनते ही रजनीश ने मुंह बना लिया और अपना हाथ बांधकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मैं नहीं करने वाला, तू इतनी मोटी है, मैं नहीं उठा सकता। लिया ने उसे घूर कर देखा और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें किस एंगल से मोटी दिख रही हूँ? कहते हुए ईशा अपने आप को देखने लगी। इस वक्त लिया ने प्रथा के जींस टॉप पहने थे। रजनीश उसकी आंखों को देखकर डर गया। ओके मेरी माँ, घूरो मत, कहते हुए रजनीश ने लिया को गोद में उठा लिया और हॉल में आया। यह देखकर ललिता थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई और वो जल्दी से लिया के पास आई। इसे क्या हुआ है? रजनीश जोर जोर से सांसें लेते हुए बोला, इसे क्या हुआ आंटी जी? इसे कहाँ कुछ होता है, ये सबको करती है कुछ न कुछ। और वो लिया को जल्दी से सोफे पर बिठा देता है। बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है, डॉक्टर ने 3 घंटे तक चलने को मना किया था, इसलिए हम दोनों डिस्पेंसरी में ही थे। इतना कहने के बाद वो झुककर बुआ दादी के पैर छू लेता है।
बुआ दादी भी रजनीश को पहचानती थी और रजनीश भी बुआ दादी को अच्छे से पहचानता था और इन दोनों दादी और नाती का बड़ा ही जमता था। उन्होंने रजनीश के सर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रजनीश तो गदगद हो गया। उसे अपने दादी का ये सारे आशीर्वाद बहुत ही पसंद थे, जिसमें न जाने कौन कौन से वर्ड थे। फिर वो लिया के पास जाकर बोली, अरे कम से कम फोन ही कर देते, इतनी रात हो गई है। लिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना सर झुकाए बैठी रही। और तुमने ऐसे कपड़े कब से पहनने शुरू कर दिए? उसने एक नज़र घूर कर ललिता को देखा। ललिता ने अपना सर नीचे कर लिया। ये मेरी नहीं है दादी बुआ, ये तो प्रथा दी का है। हैं, प्रथा भी आई है क्या? बुआ दादी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं दादी, दी नहीं आई है, हम दोनों कॉलेज से ही आ रहे हैं, रजनीश ने कहा। जब घर जाना तो उसको कहना बुआ दादी बुला रही थी। और हाँ, जरा ईसा को फोन लगा, कहाँ है वो? जी कहते हुए रजनीश ने ईसा को फोन लगा दिया। इधर ईसा अपना साम दाम दंड भेद सब अपना चुकी थी ताकि रुद्र वीडियो डिलीट कर दे। और अब रुद्र उसकी बातों से इरिटेट हो रहा था। ईसा कभी उसका लैपटॉप बंद कर देती तो कभी उसके सामने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ जाती। प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, पक्का मैं आपकी बात मानूंगी, पक्का। बस आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। रुद्र ने ईसा को दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। फिर उसने ईसा का बाल पीछे से पकड़ा और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर उसके होठों की तरफ पड़ने लगा। ईसा ने झट से रुद्र के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और एक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए बोली, नो 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 नो, अब कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का। रुद्र का होंठ एक किनारे से तिरछा ऊपर की तरफ मुड़ गया और उसने ईसा को छोड़ दिया। मुझे घर जाना है। नहीं तो, कहते कहते ईसा रुक गई और थोड़ी देर बाद बोली, वो अब बहुत रात हो गया है ना, आप वसीम को बोलिए ना, वो मुझे छोड़ देंगे। ईसा अभी इतना कह ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रजनीश का कॉल है। रजनीश का नाम रुद्र ने भी देखा। ये रजनीश कौन है जो इतनी रात को फ़ोन रहा है? उसने झट से ईसा के हाथ से मोबाइल ले लिया और कॉल उठाने ही वाला था कि ईसा ने उससे अपना मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिससे रुद्र का हाथ ऊपर उठ गया। फ़ोन कट चुका था। ईसा झट से बेड पर चढ़ गई और वो रुद्र के हाथ तक पहुंच गई। तभी रुद्र बेड से दूर हो गया और ईसा का मोबाइल एक बार फिर से बजने लगा। ईसा ने आओ देखा न ताओ और झट से रुद्र के ऊपर कूद गई। रुद्र इसके लिए तैयार नहीं था। वो ईसा को संभालने के चक्कर में खुद का बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गया और ईसा का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधे बाथरूम के दरवाजे से लड़ गया और वहां से उछलकर बाथटब में जा गिरा। ईसा रुद्र के ऊपर गिरी थी और एक बार फिर से दोनों की धड़कनें तेज महसूस होने लगी। मोबाइल कहाँ गिरा है ये दोनों में से किसी को पता नहीं था। दोनों एक पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईसा का मोबाइल पानी के अंदर भी बजने लगा। ईसा जल्दी से रुद्र के ऊपर से उठी और फोन ढूंढने लगी। इस समय उसका चेहरा सुर्ख गुलाबी हो गया था और वो अपने इसी ब्लशिंग को छुपाने के लिए रुद्र से दूर जाना चाह रही थी। रुद्र भी अपना हाथ छाड़ते हुए खड़ा हो गया और वो भी इधर उधर देखने लगा, मारो वो भी अपना एम्बैरेसिंग छुपा रहा हो। और वो भी आवाज़ की दिशा में ईसा के पीछे पीछे बाथरूम की तरफ चला गया। इधर जैसे ही जसवंत जी और देविका जी अपने घर के लिए निकले, लशिका सीधे सांझ के कमरे में पहुंची और उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर वसीम सांझ को अपनी गोद में लिए बेड पर बैठा था और सांझ का सर उसके सीने पर था। ये देखकर लसिका ने अपना हाथ अपने आँख पर रख लिया और पलटकर जाने लगी। सांझ उछलकर वसीम के गोद से नीचे उतर गई और वसीम भी घबराया हुआ सा बेड के दूसरी साइड से उतरकर खड़ा हो गया। दी, लसिका अभी जा ही रही थी कि सांझ ने उसे रोक लिया। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम बस बात कर रहे थे। हाँ, अब बैठने का तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन मुझे लगा नहीं था आप आएंगी, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती। लसिका और वसीम दोनों ही सांझ को देख रहे थे। वसीम मन में सोचता हुआ बोला, इस लड़की को अगर एक वर्ड पकड़ा दिया जाए ना तो वो उस पर भी 1 घंटा बोल सकती है।
पता नहीं इसके पास इतने सारे शब्द आते कहाँ से हैं। वहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो चुका था और लसिका उस ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोली, ओफो सांझ, स्टॉप इट, तुम कितना बोलती हो। अब मुझे नींद आ रही है और तुम दोनों कहीं और जाकर बात करो। उसने एक नज़र वसीम को देखा और बेड पर चढ़ गई। वसीम बिना कुछ बोले एक नज़र सांझ को देखता है और बालकनी की तरफ जाने लगता है। यह देखकर लसिका अपने बेड पर बैठ जाती है। उधर कहाँ जा रहे हैं, दरवाज़ा इस तरफ है। लसिका ने वसीम को रोकने के लिहाज से कहा, मैं इधर से ही आया था। वसीम ने बेपरवाही से कहा और वो बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी से कूदकर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। यह देखकर लसिका ने हंसकर और ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, वैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी जो बात कही है 100% सच है। जोड़ी ऊपर वाले बनाते हैं और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। एक बंदर तो दूसरी बंदरिया है। एक है कि हर किसी के गोद में उछलती है और दूसरा 3 मंजिले से उछल गया। सांझ को इस समय लसिका की बातें बुरी नहीं लग रही थी। वह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए लसिका के गले लग जाती है। दी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, कहते हुए उसने लसिका के गाल पर किस कर लिया। लसिका अपना मुंह बड़ा सा खोलकर उसे देख रही थी। फिर उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा। उफ़्फ़ो दी, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो। फिर वो लसिका के गोद में अपना सर रखकर लेट गई और लसिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब वो सांझ को खुश देखकर बहुत ही खुश थी। सांझ ने उसे सब कुछ बता दिया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सांझ का मोबाइल बजा। उसने देखा रुद्र उसे कॉल कर रहा था। यह सुनकर लसिका और सांझ दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सांझ ने कहा, भाई इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं? ईशा भाभी तो उनके साथ है। उठा, शायद कोई काम हो, कहते हुए लसिका ने सांझ को फ़ोन उठाने के लिए कहा। सांझ ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी और वो हैरानी से लसिका को देखने लगी। इधर सूर्यवंशी हाउस में विश्वजीत जी अपने कमरे में अपने बेड के चारों तरफ घूम रहे थे और अपने हाथों को एक दूसरे में जोड़कर मसल रहे थे। मलिस्का वहीं बेड पर बैठी अपना मोबाइल चला रही थी और उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट देख रही थी। विश्वजीत बड़बड़ाते हुए बोल रहा था, कहाँ क्या क्या सपना देख लिया था मैंने, पर इस रुद्र ने सब कुछ खराब कर दिया। अब वो इतने बड़े कंपनी की मालकिन उस गंवार को बनाएगा जिसे ढंग से कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है सड़क से, और उसे ऐसे कैसे कोई भी सड़क वाली पसंद आ जाती है। ये कहते कहते वो रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। मलिष्का ने भी इस बात को नोटिस कर लिया और वो घूर कर विश्वजीत को देखने लगी, क्योंकि उसे सड़क वाली पसंद आना ये बात हजम नहीं हो रही थी। कुछ साल पहले वो भी सड़क पर डांस करने वाली थी, जिसे विश्वजीत इस महल की रानी बनाया था। उसने अपना मोबाइल नीचे पटका और खड़ी होती हुई बोली, विश्वजीत, तुमने भी तो अपनी मर्जी से शादी की है ना डार्लिंग, और अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो इसमें तुम्हें इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? मलिष्का को ये बात नहीं पता थी कि विश्वजीत का आधा जायदाद उसके नाम पर है, और उसे इस रूल के बारे में भी नहीं पता था कि शादी होते ही रुद्र का आधा हिस्सा उस लड़की को चला जाएगा जिससे उसकी शादी होगी। विश्वजीत ने भी उसे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा और वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गया। उसके जाने के बाद मलिष्का ने अपना सर बोरियत से हिला दिया और वापस आकर बेड पर लेट गई। ये दोनों बाप बेटे ना एक जैसे हैं। विश्वजीत जी हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। तभी उन्हें दरवाजे से जसवंत जी और देविका जी आते हुए दिखाई दिए। विश्वजीत जी खड़े हो गए और उनके पीछे देखने लगे। वो इस उम्मीद में देख रहे थे कि शायद सांझ को वे लोग लेकर आए होंगे, क्योंकि आज सबके होने के बाद वहाँ पर सांझ से बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जसवंत जी और देविका जी ने उन्हें इग्नोर किया और अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद विश्वजीत ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर बाद लसिका और सांझ रुद्र के कमरे में थी। वे दोनों अपना मुंह खोले रुद्र और ईशा दोनों को ही देख रही थी। इस वक्त ईशा के साथ साथ रुद्र के कपड़े से भी पानी टपक रहा था। दोनों बुरी तरह से भीगे हुए थे। सांझ और लसिका ने एक दूसरे को देखा
और फिर चुपचाप वहाँ पर और अपने साथ लाए हुए कपड़ों को वहाँ टेबल पर रखकर दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि सांझ कुछ ना बोले? उसका तो पेट फूल रहा था। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। ये दोनों पूरे के पूरे गीले हो गए। कमरे से बाहर आते ही उसने स्टार्ट कर दिया और लसिका ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रख लिया। बताओ तो, ऐसे कौन करता है? अभी नहा कर तो आए थे खाना खाने, फिर से नहा लिया, और वो भी भाभी के साथ। कहते हुए सांझ लसिका को साइड से हक करते हुए बोली। लसिका ने झुंझलाकर सांझ का हाथ अपने गर्दन से हटा दिया और तेजी से चलते हुए सांझ के कमरे में पहुंच गई। सांझ उससे बात करना चाहती थी, लेकिन लसिका को पता था कि अगर ये शुरू हुई तो इतनी जल्दी चुप नहीं होगी, इसलिए उसने उसे डांट दिया। मुझे ना कल ड्यूटी जाना है, तुझे तो पूरे दिन यही रहना है, सो प्लीज़ मेरी माँ आप सो जा, अब कुछ मत बोलना। कहते हुए लसिका चादर से अपने आप को ढककर बेड पर लेट जाती है। सांझ उसे हिलाने लगती है। दी, मुझे कहाँ घर पे रहना है? दा, अम्मा ने मेरा एडमिशन करवा दिया और अब कल से मुझे भी कॉलेज जाना है। और तो और उन्होंने मेरे लिए पर्सनल बॉडीगार्ड भी शक्ति दादा से कह दिया है। मुझे बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाना है दी। और एक रुद्र भाई भी मुझसे नाराज हुए बैठे हैं। मुझे लगा था कि थोड़ी देर उनसे बात करूंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। बोला कपड़े रखो और निकलो। सांझ चुप हो जा नहीं तो। ओके ओके, सो रही हूँ, कहते हुए सांझ भी ईशा के साथ वहीं पर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। रुद्र के कमरे में ईशा रुद्र को घूर कर देख रही थी, जैसे कह रही हो कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। परंतु रुद्र ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने क्लोजेट रूम में चला गया और ईशा भी कपड़ा लेकर वॉशरूम में घुस गई। जो कपड़ा उसे सांझ ने दिया था वो एक सूट था, लेकिन उसमें पीछे की तरफ इतनी सारी डोरियां थी, लगभग 9 से 10 डोरियां, जो पूरे पीठ को कवर कर रही थी। अगर उन डोरियों को अच्छे से बांधा नहीं गया या फिर उनमें से एक भी अगर गलती से खुल गई तो सारी की सारी डोरियां खुल जाएंगी। ईशा उस सूट की डोरी को अपने हाथ में उठाते हुए बोली, ये क्या है? ये कैसा ड्रेस है? इतनी सारी डोरियां। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? 2-4 ऊपर से और 2-4 नीचे से तो बांध भी लूं, लेकिन इन बीच वालों का क्या करूं? इसे कैसे बांधूंगी? कहते हुए ईशा वहीं बाथरूम में ही बैठ गई और उसने अपने सर को अपनी हथेली पर टिका दिया। जब काफ़ी देर तक ईशा बाथरूम से बाहर नहीं आई तो रुद्र ने दरवाज़ा खटखटाया। ईशा? रुद्र का दरवाज़ा खटखटाने से ईशा होश में आई और बाहर आ गई। रुद्र ने देखा कि उसने अब तक कपड़े नहीं बदले हैं। ईशा अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मुझे नहीं चेंज करना। क्यों, क्या हुआ? कपड़े फिट नहीं आ रहे? मैंने पहना नहीं, ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे लेकिन पहना क्यों नहीं? रुद्र इरिटेट होते हुए बोला, क्योंकि उसमें बहुत सारी डोरियां हैं। तो क्या बांधेगा कौन इतनी सारी डोरियां? ओके, मैं सांझ को बुलाता हूँ, कहते हुए रुद्र दोबारा से सांझ को फ़ोन लगाने लगा। लेकिन सांझ और लसिका दोनों ही घोड़े बेच कर सो रही थी। 4-5 रिंग जाने के बाद भी जब सांझ ने फ़ोन नहीं उठाया तो रुद्र ने कहा, लगता है सो गई है। फिर रुद्र ने भी ईशा के हाथ से वो सूट लिया और उसे देखने लगा। वाकई उसके पिछले हिस्से में बहुत सारी डोरियां थी। एक पल को रुद्र भी हैरान हो गया, ये कौन सी ड्रेस है? हद होती है मतलब। अरे तुम कोशिश तो करो, अगर थोड़ा बहुत होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। क्या आप? ईशा उससे 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, पिछली बार भूल गई? थोड़ी देर ठंड में रहने की वजह से तुम्हें बुखार हो गया था और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से नीचे गिर चुका था, और मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ भी हो। जो नहीं बोलना था रुद्र ने अनजाने में ही वो बोल दिया था। ईशा उसे देखने लगी। मतलब आपको पता है? मतलब आप उस रात मेरे साथ हॉस्पिटल में थे? नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। रुद्र ईशा को देखने से बच रहा था और वह दूसरी तरफ मुंह घुमाए बातें कर रहा था। जाओ और अब इसे जल्दी से पहन कर आओ, रुद्र ने लगभग बॉसिया अंदाज में कहा। देखिए, एक तो पहले आप ना मेरे ऊपर ना ये बॉसिया अंदाज झाड़ना बंद कर दीजिए। रुद्र ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और वापस से अपना चेहरा घुमा लिया। ईशा को रुद्र का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। जब ईशा उसकी बात नहीं मानी और वहां से जाने लगी तो रुद्र ने उसका बाजू पकड़ा और उसे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आईने में अपने आप को देखते ही ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने झट से
सांझ का वो सूट उठाकर अपने आगे कर लिया। गीला होने की वजह से ईसा का पीले रंग का सूट पूरी तरह से पानी की वजह से पारदर्शी हो गया था और उसके अंडरगारमेंट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे और तो कपड़ा बॉडी में चिपकने की वजह से उसकी बॉडी का उभार भी सामने आ रहा था, जिसे देखकर ईसा एम्बैरेस हो गई और उसने मन ही मन कहा, ओह, तो इसीलिए ये मुझे नहीं देख रहे थे, वही तो कहूँ। हर पल घूरते रहने वाला इंसान आज इतना कैसे बदल गया। वैसे बात तो है, बेवजह मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। ये सोचते ही ईसा के मन में एक ठंडी सी एहसास हुई और उसने सांझ का कपड़ा उठाया और वॉशरूम में चली गई। जैसे तैसे उसने सूट के ऊपर का 2 डोरी और नीचे का 2 डोरी बांध लिया। बीच में लगभग 4 से 5 डोरियां अभी भी बची हुई थी। वो बाहर आ गई। उसने दुपट्टे को पीछे अपने पीठ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ओढ़ रखा था, लेकिन उसे अपने पीठ पर डोरिया के खुलने का एहसास हो रहा था। वो डोरिया धीरे धीरे सरक कर खुल रही थी और ईसा का सूट धीरे धीरे उसके पीठ पर से हट रहा था। ऐसा महसूस होते ही उसने कसकर दुपट्टे को दोनों तरफ से पकड़ लिया। रुद्र ने एक बार ईसा को देखा और फिर उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ है? ईसा थोड़े से हकलाते हुए बोली, वो डोरी अच्छे से नहीं बंधी है। पीछे घूमो। नहीं। ईसा ने अपना सर जल्दी से ना में हिलाया और 2 कदम पीछे हो गई। रुद्र ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने करीब कर लिया। फिर उसे पीछे की तरफ पलटकर उसकी डोरियों को बांधने लगा। जैसे जैसे रुद्र डोरियां बांध रहा था, ईसा की सांस और धड़कन दोनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। रुद्र का हाथ ईसा की पीठ को टच कर रहा था। ईसा के कंधे पर बाईं तरफ एक ड्रैगन जैसा टैटू बना हुआ था, जिसको रुद्र बहुत ही ध्यान से देख रहा था। ईसा की गोरी गोरी पीठ उसके मन को बहका रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए जैसे तैसे डोरी बांधकर ईसा से अलग हो गया। डोरी बांधते ही ईसा का पूरा पीठ ढक गया था। रुद्र ने उसका दुपट्टा उसके सर से लेकर उड़ा दिया। यह देखकर ईसा के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे रुद्र का इस तरह केयर करना अच्छा लग रहा था। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका। क्या सोच रही है ईसा? ये आदमी राक्षस है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तू इसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोच रही है। फिर वो रुद्र से बिना कुछ बोले ही अपना मोबाइल उठाई, जिसमें लगभग पूरी तरह से पानी भर चुका था। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, एक तो कितना मुश्किल से मोबाइल मिला था और वो भी भीग गया। पता नहीं ये बनेगा भी या नहीं। अगर नहीं बना तो फिर से मुझे वही बटन वाला मोबाइल लेके जाना पड़ेगा। हे भगवान, ईशा तू ऐसी गलती क्यों करती है? कहते हुए वो कमरे से बाहर निकली तो सामने उसे वसीम खड़ा दिखा। वसीम आगे आगे चलता गया और ईशा उसके पीछे पीछे बड़बड़ाते हुए चलने लगी। उसके मन में अभी 10 मिनट पहले हुए वो हादसा याद आ रहा था, जिसमें रुद्र और ईशा दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। फ्लैशबैक। ईशा और रुद्र मोबाइल को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में पहुंच गए थे। ईशा ने देखा कि मोबाइल बाथटब में पड़ा हुआ है। वो जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए अपने हाथ बाथटब में डालती है, पानी की हलचल से मोबाइल थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी जगह से खिसक जाता है। पानी की हलकोरें ईशा के सूट को काफ़ी भीगो चुकी थी। बाथटब बड़ा होने की वजह से ईशा ने अपने कपड़ों को भीगने का डर भी अपने मन से निकाल दिया था और वो जल्दी से मोबाइल उठाना चाह रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका मोबाइल ख़राब ना हो जाए, लेकिन ईशा जितना ही अंदर अपना हाथ डालती, वो मोबाइल उछलकर दूसरी तरफ चला जाता। इस तरह मोबाइल पकड़ने के चक्कर में ईशा ने अपना पूरा हाथ कंधे तक पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा सूट का एक बाजू भीग गया। रुद्र ने ये देखा कि ईशा मोबाइल नहीं पकड़ पा रही है, तो वो भी ईशा की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ईशा के मोबाइल पकड़ने की वजह से जो पानी बाथटब से उछलकर नीचे फर्श पर गिरा था, उसी पर रुद्र का पैर पड़ गया और वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और बाथटब में गिरने लगा। अपने आप को बचाने के लिए उसने ईशा को पकड़ लिया और फिर क्या था, ईशा और रुद्र दोनों साथ ही बाथटब में गिर गए। छपाक की पानी के साथ पानी उछलकर फर्श पर गिर गया। मोबाइल रुद्र के नीचे आ गया था। रुद्र का अच्छा खासा वजन उस मोबाइल पर पड़ने की वजह से वो टूटा तो नहीं था, लेकिन पानी के साथ वो भी उछलकर फर्श पर गिर गया था। दोनों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जल्दी से बाथटब से बाहर आए। ईशा ने जैसे ही अपना पैर बाथटब से नीचे निकाला, उसका पैर सीधे मोबाइल पर पड़ा और फिर क्या था,
वो एक बार फिर से फिसल गई और रुद्र जो अभी ठीक से बाथटब से बाहर आया भी नहीं था, दोबारा उसके ऊपर जाकर गिर गई। अब रुद्र झल्ला गया था। क्या कर रही है? ठीक से खड़ी नहीं हो सकती? मैं क्या कर रही हूँ? ये सब आपकी गलती है। अगर आपने मुझे बात कर दिया होता तो ये रायता ही नहीं फैलता। रुद्र से झगड़ा करने के चक्कर में ईसा को ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो रुद्र के ऊपर गिरी हुई है और रुद्र उसे अपनी बाहों में जकड़े ध्यान से उसके होठों को हिलते हुए देख रहा था। लेकिन जब ईसा ने बोलना बंद नहीं किया तो उसने झट से ईसा को पलटकर उसके ऊपर आ गया। ये ऐसा करते ही ईसा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी धड़कन तेज होने लगी। रुद्र ने आओ देखा न ताओ और उसके होठों पर किस कर लिया। रुद्र के ऐसा करते ही ईसा का आंख और भी चौड़ा हो गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने मन ही मन कहा, इडियट कहीं की, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही है। ईसा का पूरा शरीर ब्लैंक हो गया था। उसे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे तो इस बात का ध्यान ही नहीं था वो रुद्र को अपने ऊपर से हटाए। रुद्र ने जब ये देखा कि ईसा कुछ भी विरोध नहीं कर रही है, उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो ईसा को दोबारा से पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। थोड़ी देर बाद ईसा की जब सांस फूलने लगी तो उसे होश आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। रुद्र जो अब तक ईसा पर अपनी पकड़ पूरी तरह से ढीली बना चुका था, ईसा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से पुश किया। जब रुद्र को इस बात का एहसास हुआ तो वह उसके ऊपर से हटकर खड़ा हो गया। अब ईसा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसके कान गर्म हो गए थे और वो इधर उधर देखने लगी। उसे तो इस वक्त रुद्र के ऊपर चिल्लाने का भी मन नहीं आ रहा था। रुद्र अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। ईसा बिना कुछ बोले ही उस रूम से बाहर आने लगी। तभी उसका पैर एक बार फिर से मोबाइल पर पड़ा। ईसा का पैर फिर से एक बार उसके मोबाइल पर पड़ा और वो फिर से फिसल कर रुद्र की बाहों में जा गिरी। रुद्र उसके पीछे ही खड़ा था तो उसने झट से ईसा को संभाल लिया और वो ईसा को उसी तरह गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। दोनों एम्बैरेसिंग की वजह से एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। वहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड जैसा सिचुएशन हो गया था। इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए रुद्र ने कहा, बाथरूम में इतनी ऊंची हील पहनकर कौन जाता है? तुम्हें काउंट भी किया तुमने? कितनी बार गिरी हो तुम? ईसा कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी बकबक करने वाली जुबान आज खामोश हो गई थी। उसे बार बार रुद्र का किस करना याद आ रहा था और वो सबसे ज़्यादा हैरान इस वजह से थी कि उसने रुद्र को रोका नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि इनका किस करना मुझे अच्छा लगा। ईसा को जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने हकलाते हुए बोला, मैं जा रही हूँ ऐसे भीगे हुए कपड़ों में। तुम रुको, मैं सांझ का कपड़ा मंगवाता हूँ। कहते हुए रुद्र सांझ को फ़ोन लगा देता है। तभी ईशा का ध्यान टूटा। वसीम उसे कह रहा था, मैम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाइए। वसीम को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ये बात ईशा से लगभग 5 से 6 बार कह दी थी और जब ईशा अपने होश में नहीं आई तो उसने ईशा का हाथ पकड़कर धीरे से हिलाया। हाँ, मैं बैठती हूँ, कहते हुए ईशा झेप गई और गाड़ी में बैठ गई। वसीम वहाँ से गाड़ी लेकर चल दिया। इधर रॉय हाउस में लिया अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। ललिता वहीं बुआ जी के पास सोफे पर बैठी थी। नींद तो उसे भी आ रही थी। अगर बुआ जी उसके साथ नहीं होती तो शायद वो भी सोने चली जाती, लेकिन डर की वजह से उसमें बुआ जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और वो चुपचाप बैठकर उबासी ले रही थी और अपने नींद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में उसे बुआ जी की ताने भी सुनने को मिल रहे थे। पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगा। कल से सावन शुरू हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आकर आराम से 1 महीना रहूंगी और सावन में महादेव को याद करूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर आने के बाद तो कुछ और ही चल रहा है। वैसे तो पूरे दिन ईसा के ऊपर चिल्लाती रहती है, ये नहीं करती वो नहीं करती, और जहाँ रुकने की बात आती है वहाँ तुम्हारे मुँह में दही जम जाते हैं। ललिता लाचारी से बुआ जी को देख रही थी और उसने धीरे से कहा, बुआ जी आज से पहले वो कभी इतना लेट नहीं आती, बस आज आई है। लेट नहीं आती वो ठीक है, फ़ोन तो कम से कम उसे कर देना चाहिए ना। अब फ़ोन बंद करके बैठी है। 2 रिंग गया, फ़ोन भी नहीं उठाई। पता नहीं क्या हो रहा होगा। तभी उनके कानों में गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और ललिता भागकर दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने से उसे ईसा आती हुई दिखाई दी और एक कार जो वहाँ से बैक हो रही थी। वो कार बहुत ही महंगी थी। ललिता ने सोचा,
इतनी रात को ये कहाँ थी? और ये कार में बैठे इंसान को देखा, लेकिन उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़का कौन है? कहीं इसका ईसा के साथ कुछ चल तो नहीं रहा है? वो बाहर निकलकर झट से दरवाज़ा बंद कर देती है। कहीं अगर बुआ जी बाहर आ गई तो फिर आफत आ जाएगी। और वो आगे बढ़कर गार्डन में आ गई। ईसा ने जब सामने अपनी माँ को देखा तो वो थोड़ी सी डर गई और वो अपने कदमों को तेज करते हुए ललिता के सामने आकर खड़ी हो गई। ललिता उसे घूर रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। ईसा अपने आप को तैयार कर चुकी थी कि उसकी माँ अब बोली कि तब बोली, लेकिन ललिता कुछ भी नहीं बोली। ईसा ने गहरी सांस ली और बोली, माँ। वो इतना बोल ही पाई थी कि ललिता ने बोल दिया, बुआ दादी आई हैं। यह सुनते ही ईसा ने अपनी मुट्ठी कस लिया। हे भगवान, इनको भी आज ही आना था, कल नहीं आ सकती थी? वो मन ही मन सोचने लगी। और हाँ, हमने उनको बोला है कि तुम बिजनेस पार्टी में गई हो, तो तुम भी वही बोलना। ईसा कुछ नहीं बोली और उसने अपना सर हिला दिया। ईसा ने जब अंदर आई तो बुआ दादी उसके सामने खड़ी थी। उसने झुककर उनके पैर छुए। कैसे हैं आप दादी माँ? हाँ ठीक हूँ। पहले तू बता, तू कहाँ से आ रही है? वो मैं पार्टी में गई थी, बिजनेस पार्टी थी। ईसा ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे उसकी माँ ने बताया था। आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, आज ही आ गई? तुझे कोई दिक्कत है मेरे आने से? दादी चिढ़कर बोली। नहीं मुझे क्या दिक्कत है? ललिता इशारे से ईशा को वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। ईशा भी वहाँ से जाने लगी। फिर दादी बुआ ने कुछ नहीं बोला। लगता है बहुत थक गई है। चलो अब हम भी आराम करते हैं, कल बात होगी। वैसे मैं यहाँ इस बार ना किसी मकसद से आई हूँ, कल बताऊंगी सुबह, सबको आने दो। ईशा के जाने के बाद रुद्र ने अपने कपड़ से उसका दुपट्टा निकाला और उसे अपने गर्दन में लपेटकर अपनी बेड पर लेट गया। बार बार उसका ध्यान मोबाइल पर जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो ईशा को फ़ोन करके पूछे, लेकिन फिर वो मन मार गया। जैसे ही उसे याद आया कि उसका मोबाइल ख़राब हो चुका है। पता नहीं मोबाइल कितना ख़राब हुआ है, ठीक होगा भी या नहीं, ये सोचते हुए वो भी सो गया। ईशा जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, लिया अभी भी जाग रही थी। दी, कितना देर कर दिया आपने, मुझे आपका मोबाइल चाहिए, जल्दी से दो। लिया, अभी बहुत रात हो गई है, 12 बज गए, तो सो जा, सुबह मोबाइल लेना। नहीं दी, मुझे ना चैटिंग। कहते कहते लिया रुक जाती है। ईशा उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है। चैटिंग करनी है? तो लिया अपना दांत दिखा देती है। नहीं, आप बहुत रात हो गई है ना, तो आप ही सो जाइए। कहते हुए लिया कंबल में अपना सर छुपा लेती है। ईशा उसे एक नज़र देखती है, फिर वो भी आकर लिया के बगल में लेट जाती है। तभी लिया झट से उठकर बैठ जाती है, एक झटके से कंबल हटा देती है। ईशा चिढ़ जाती है। क्या हुआ? 1 मिनट, आप ये तो पहन कर नहीं गई थी, आपका ड्रेस कहाँ है? ईशा उसे घूर कर देखती है। उसने देखा कि वो जीन्स टॉप पहनी हुई थी, जो कि उसका नहीं था। दोनों बहनें के पास कुल मिलाकर गिने चुने ही कपड़े थे। दोनों के कपड़ों को अच्छे से पहचानती थी। ईशा ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही उससे उल्टा सवाल कर दिया। ये किसके कपड़े हैं? तू भी तो ये कपड़े नहीं पहनती। ये तो प्रथा दी के हैं। वो हमारी लड़ाई हो गई थी ना कॉलेज में, तो मेरे सूट पर ना खून लग गया था, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। दी, बहुत लंबी कहानी है, अब कुछ मत पूछना, आप सो जाओ। कहते हुए लिया वापस अपना सर कंबल में छुपा लेती है। अब मन ही मन कहती है, नौटंकी, जब अपनी बारी आई तो कैसे बच रही है। और वो भी सो गई।